टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश में हम 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ये 15 करोड़ लोगों तक कोई जाएगा, उनको कोई बोलेगा कि भाई आपको राशन की कोई सुविधा असुविधा तो नहीं है। अगर उनके हम आधे आधे मिनट के भी बना ले, 1 करोड़ लोगों को, जिसमें निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को, 10 करोड़ नागरिकों को उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सालाना सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। ये चीजें क्या बताती हैं? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य कर रही है और गरीब कल्याण की योजनाएं समान रूप से सबके बीच में। लोग कहते हैं, बहुत बार इस बात के आरोप लगते हैं और सच भी है, वोट जिसको मर्जी जहां देना हो दे, लेकिन ये आरोप अक्सर लगते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं दिया। हम कितना उनके पास गए? हमने क्या उनसे कभी बातचीत की? हमने योजनाओं के बारे में कभी उनसे चर्चा की? सबसे अधिक लाभार्थी, मैं एक बार एक योजना के बारे में चर्चा कर देख रहा था कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और अब तो डाटा इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने अच्छे आ चुके हैं, आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस समुदाय से जुड़े हुए कितने लाभार्थी हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ, लेकिन उन पीड़ितों को के साथ संवाद बनाना और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कि वह भी असलियत सामने आनी चाहिए। जो लोग वैश्विक मंच पर भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर ह्यूमन राइट की बात करते हैं, उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि नहीं, यहां पर बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया जाता है और यहां पर तुष्टीकरण नहीं होता है। यहां पर तो हर नागरिक के सशक्तिकरण के लिए कार्य होता है और सशक्तिकरण का यह अभियान भारत का अभियान है, क्योंकि हमें भारत को तुष्टीकरण के राह पर ले जाकर के किसी विभाजन की त्रासदी से गुजारना नहीं है। भारत को सशक्तिकरण के मार्ग पर ले जाकर के एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्ग है। यही मोदी जी का मार्ग है। यह सशक्तिकरण का मार्ग ही जो भारत को समर्थ बना सके, सशक्त बना सके। और इसीलिए यही कारण है, आज से 9 वर्ष पहले भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं घुस सकते थे। आज नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की समर्थक सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांवों में जाता है। वहां का प्रशासन जाए ना जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि
9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। भाइयों बहनों, हमें इन सभी बातों को, और आप तो बहुत अच्छा कैप्शन बना लेते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं इसमें सोशल मीडिया में। तो कल क्यों जो मुझे बता रहे थे, अपने स्मार्टफोन पे देखिए संसद का बहिष्कार विपक्ष ने किया, एक कार्यकर्ता ने कितना अच्छा इसमें वो किया है। मुझे लगता है कि अच्छे और सरल भाषा में हम बहुत सारी चीजों को दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों के साथ संवाद बनाने की कला भी हमें सीखनी होगी। अधिक से अधिक लोगों के साथ, और फिर उसको अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार प्रसार करना। हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास कि अगर 54 लाख लोगों को आवास मिले हैं, जो बचे खुचे होंगे आने वाले समय में उनको भी मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हमने तो दिया। शेख सूची जब बनी थी जिसके अनुसार ये आवास मिल रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में, तब न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न प्रदेश में हमारी सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। प्रदेश में तब सपा और बसपा की सरकारें थीं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जिस प्रकार की उसमें सूची बनाई होगी, बहुत सारी गलतियां थी, तब भी बिना किसी भेदभाव के उन लोगों को दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें तो बहुत सारे वंचित अभी पा नहीं रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम आवास योजना एक अलग से योजना भी बनाई। मुसहर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कोल, सहरिया, थारू, चेरो, इन सभी जातियों को उसके साथ जोड़ा गया है। बनटांगिया, ये सभी लोगों को 100% सिचुएशन की तरफ हम लोग लेकर के गए। सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन लोगों से संवाद कौन करेगा? उनसे संवाद करना, आधे मिनट का वीडियो बना करके, और फिर उसको अगर आप बना करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी और नमो ऐप्स के साथ भी उसको जोड़ने का कार्य कर देंगे, इतना ज्यादा वह पॉपुलर होगा देश के अंदर। हर एक योजना का अलग अलग समय में अलग अलग योजना, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग योजना को लेकर के प्रदेश भर में इस अभियान को, कैंपेन को आप चला देंगे, तो मुझे लगता है कि 2024 का आधा कैंपेन तो आप लोग स्वयं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ही आप देखें कितना कठिन होता था। आज मैं देखता हूं दिल्ली से अगर किसी को लखनऊ आना होता है, वह बाई रोड आ जाता है। उसको अब एरोप्लेन, जहाज की, हवाई जहाज की बहुत इंतजार नहीं करता।
बलिया से किसी को लखनऊ आना होता था, पहले 8 से 9 घंटे लगते थे। आज मात्र 3 घंटे में बलिया से वह लखनऊ आ सकता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को। और भाइयों बहनों, यही नहीं, कोई कल्पना करता था? देखिए, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले, जो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय भारत के अंदर कनेक्टिविटी के 2 पथ बनाए गए थे, एक उत्तर पथ, एक दक्षिण पथ। इतिहास को अगर आप देखेंगे, आपको ये सब जानकारी उसमें मिलेगी। उत्तर पथ पाटलिपुत्र, तक्षशिला से लेकर के, और पाटलिपुत्र नालंदा से लेकर के तक्षशिला तक था, क्योंकि आचार्य चाणक्य को तक्षशिला से पाटलिपुत्र आने में समय न लगे। दूसरा, सामरिक दृष्टि से भी हर समय उनकी अपनी तैयारी रह सके, इस दृष्टि से उन्होंने 2 पथ बनाए थे, क्योंकि उस समय भारत का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, बहुत विस्तृत था। और उस समय इस प्रकार की स्थिति उन्होंने तैयार की थी। कहते हैं आचार्य चाणक्य को तक्षशिला से पाटलिपुत्र, पटना, आज के पटना पहुंचने में 4 दिन लगते थे उस समय, आज से 2000 वर्ष पहले। और आज आप दिल्ली से, आज के दिन पर आप दिल्ली से चलेंगे